हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिन्यू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और 2 दिन से मौसम अच्छा है, सो मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। एंड हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी वो लक्ष्मीकांत की 5वीं संस्करण की जो बुक है उसी से चल रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या कवर कर लिया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया था हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीट्स इंडिया एक्ट। अब पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आया हम वो भी देखेंगे और उसकी क्या विशेषताएं थी वो भी देखेंगे, ठीक है। और कोई भी रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे कमेंट दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 मिनट के वीडियो होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है देखने में, आप लोग देख सकते हो। 5 से ज़्यादा 6 ज़्यादा 10 मिनट का ही हो सकता है आपका वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सी जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था वो किस लिए आया था कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें जो कमियां थी उसको फिलफिल करने के लिए क्या आया था, पीट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। और इसी में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम को पेश किया गया था 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। और इसी के बाद क्या हुआ, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट भी अस्तित्व में आया, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमी थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, 1781 में एक अधिनियम पारित किया गया, संशोधित किया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। और इसी के बाद क्या हुआ, 1784 में क्या हुआ, पीट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, ठीक है। अब इसका हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। सी पहला देखो, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया कि जो कंपनी का पॉलिटिकल काम था और ये कमर्शियल जो काम थे इनको क्या किया, अलग अलग में भागों में बांट दिया, ये नहीं कि एक साथ ही से अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। दूसरा देखो, इसने कंपनी को व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम के एक निकाय का गठन किया। सी पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक मामलों में तो अनुमति दी थी कि वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन था उसने अपने हाथों में ले लिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए किस निकाय का गठन किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के निकाय का गठन किया जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी, ठीक है। अगला देखो, इसी तरह द्वैध शासन आरंभ हुआ, ठीक है। द्वैध शासन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के थ्रू द्वैध शासन अस्तित्व में आया, तो आपको पता होना चाहिए पीट्स इंडिया एक्ट के विशेषता में आप ये पढ़ सकते हो कि द्वैध शासन अस्तित्व में आया और यहीं से द्वैध शासन का आरंभ हुआ, ओके। अगला देखो, ठीक, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको क्या पावर दी गई थी कि जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जो नागरिक हैं या फिर सैन्य सरकार है या फिर उनकी जो राजस्व की गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्या करेगा, भारत के नागरिकों पर, ठीक है, आप नागरिक ले लो, ठीक है, सैन्य सरकार पे ले लो, ठीक है। आगे देखो, राजस्व को ले लो, इन सब पे किसका नियंत्रण होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन जो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन है वो क्या कर रहा है, वो खुद अपने हाथों में ले रहा है। और इसमें क्या इसको पावर दी गई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, क्या कि नागरिक को, ठीक है, या फिर सैन्य सरकारों या फिर राजस्व पर उसी का नियंत्रण होगा, ठीक है। तो ये इस अधिनियम की विशेषता थी, क्या थी, सबसे पहले क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, किस लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। इसी में द्वैध शासन का आरंभ हुआ। इसमें देखोगे आप लोग कि जो कंपनी थी इसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग करके बताया, ये नहीं कि एक में, अलग अलग चीज़ों में करके बताया, ठीक है। तो ये हमारे इसके फीचर्स थे। अब हम इसके देखते हैं कि जो पीट्स इंडिया एक्ट है इसकी मतलब इस अधिनियम के 2 कारण क्या थे, ठीक है। देखो, इसका महत्व 2 कारणों से ज़्यादा हो जाता है कि पहला क्या कि इसने भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो पहली बार किसके अंतर्गत चले गए, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा।
मतलब आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी भारत के क्षेत्र थे वो किसके अधीन हो गए थे, ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। ठीक है, इस कंपनी के इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरा देखो, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। जो पीट इंडिया एक्ट था, इसके महत्व दो किस वजह से थे, क्योंकि पहला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के जो अधीन क्षेत्र थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत के क्षेत्र थे वो किसके अंतर्गत आ गए, ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ गए। दूसरा, इसने क्या किया कि कंपनी के जो भी कार्य थे, जो भी प्रशासन से जुड़े थे, उन सब पे नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये आपकी इस अधिनियम की दो विशेषताएं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये दो ऐसे कारण थे जिससे इस अधिनियम का महत्व ज़्यादा हो जाता है। सो ये है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे जो हम करेंगे वो कल करेंगे। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा 6-7 मिनट का आप ले सकते हो। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, उनसे कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे कमेंट दो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर दो, है ना। आप लोगों के कमेंट से होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब इतना हमें पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। आप लोग कमेंट देते हो तो उससे हमें उत्साह मिलता है ना, मतलब हाँ ठीक है हम वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ गिव अ कमेंट and please support. Okay, thank you.